नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलो सीरीज स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैंने सीरीज का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। चेंजेज के अलावा इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है, यानी परिवर्तन के सिवाय इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है। तो परिवर्तन हमेशा होता रहना चाहिए, जो हमेशा अच्छे के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात या ये फिर चेंजेज पसंद आएंगे। अपना पहला सवाल है भारत और विश्व के भूगोल से टॉपिक से कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसका गैस लगाओ, तब तक मैं इसका आंसर लिखता हूँ कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा खादर मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है भाई? खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 की तरफ बढ़ते हैं कि सर वो 31 30 कहाँ तक है। तो वो पहली वाली सीरीज में ध्यान रखना आप लोग कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो मतलब किस शेप का अपवाह तंत्र रखती है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर आप लोगों ने सोचा होगा वैसे, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो है वृक्ष नुमा, ट्री शेप, वृक्ष नुमा। इसका आंसर क्या होगा भाई? वृक्ष नुमा मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो मतलब इसका किस वजह से होती है, मुख्य कारण क्या है? तो बिल्कुल वही जो अपने राजस्थान में भी आंधियाँ वांधियाँ जाती है और बारिश वारिश माउट वगैरह होती है, पश्चिमी विक्षोभों से। ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभों से। तो ये सवाल भी आपको पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से ध्यान रखना, मतलब पश्चिमी विक्षोभ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है मतलब कौन से राज्य में है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में है भाई, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल में स्थित है, मतलब ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस द्वीप का नाम क्या है भाई? आप लोगों ने सोच लिया होगा वैसे, आइसलैंड, ठीक है ना। आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है मतलब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है या बनती है। तो कौन सी झील है? तो क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप भी अंदाज लगाइए, मतलब ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई? विक्टोरिया झील, ठीक है, सही आंसर विक्टोरिया झील, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो ध्यान रखना, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा आप उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। ध्यान रखना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। ध्यान रखना, ये इसका आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 है कि मैगीनाटा रेखा है, मतलब मैगीनाटा रेखा कौन से दो देशों के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा फ्रांस और, बिल्कुल सही है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ध्यान रखना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है भाई? तो मैगीनाटा रेखा स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो वो ध्यान रखना, भारत की है अपनी, एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 कि भाई विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, सबसे बड़ी
ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल जो आपने सोचा है वही है, सुपीरियर लेक। ठीक है ना, सुपीरियर लेक या सुपीरियर झील। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, लेक है ये, LAK, लेक यानी झील। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर्यावरण और जैव विविधता से जो टॉपिक है संबंधित हमारे, उससे पढ़ते हैं, जो जियोग्राफी का ये एक पार्ट है कि बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। बुंदाला, ध्यान रखना ये अपने इंडिया में नहीं है, ये श्रीलंका में भाई, ध्यान रखना। श्रीलंका से बाबूजी को ऊँटों को लाने का श्रेय भी जाता है। प्राचीन नाम सिंहल द्वीप और इसकी भाषा भी सिंहली है। अब क्वेश्चन नंबर 42 कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्थित होती है, मतलब वो किससे कवर्ड होती है या स्थित लेवल्ड होती है? तो ध्यान रखना, मतलब ये पैलेडियम से होती है, मतलब तो पैलेडियम से होती है, मतलब पैलेडियम धातु, पैलेडियम से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बस्तर छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना बस्तर छत्तीसगढ़ में, मतलब ये स्थित है जहाँ पे अक्सर नक्सलवादियों की घटनाएं होती रहती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये 100 बार एग्जाम में आया हुआ भाई कम से कम, तो ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेजॉन वर्षा वन, जो अमेजन नदी के किनारे वाले या अमेजॉन के वर्षा वन है, वो विश्व के या पृथ्वी के फेफड़े भी कहलाते हैं, अमेजन वर्षा वन, मतलब ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। मतलब अब क्वेश्चन नंबर 45 कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हिम तत्व। इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई? हिम तत्व या फिर आइस कोर, जिसको इंग्लिश में आइस कोर भी कहते हैं, आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? देखो अब यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे यहीं पे अटकी है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, ध्यान रखना प्राकृतिक रूप से, तब इसका आंसर जल वाष्प आएगा। ठीक है ना, यूनिक सर CO2 VO2 या दूसरों पे चले जाओ SO2 पे, इसका सही आंसर जल वाष्प आएगा, बिल्कुल 100% सही है। तो आप इसका बिना निश्चिंत एकदम निश्चिंत हुए इसका सही आंसर जल वाष्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है या राज्य है? तो ध्यान रखना ये अपना मोदी जी वाला गुजरात है, मतलब ठीक है ना, गुजरात, जहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, मतलब माफी चाहूँ। क्वेश्चन नंबर 48 दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है, तो ध्यान रखना वो क्या कहलाता है भाई? संक्रमिका। क्या कहलाता है? संक्रामिका या फिर इकोटोन। इंग्लिश वाला शब्द ज़्यादा अच्छा याद रखना, इकोटोन, ECOTONE, इकोटोन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ पे मिलती है मतलब? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, आर्द्र वनों में, इसका सही आंसर ये होगा। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं भाई। उत्पादक प्राथमिक है ना, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर टर्सरी है ना, तृतीयक मतलब वाले। तो प्राथमिक उपभोक्ता या सॉरी उत्पादक कौन से होते हैं? ये उत्पादक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, और इनको उपभोक्ता सेवन करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसका सही आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब जब 50 क्वेश्चन आ गए हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है मेरी, हर बार की तरह इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच में, ग्रुप के बीच में साझा कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। अभी कम शेयर कर पा रहे हो आप, इसीलिए मुझे भी लगता है कि मैं अपना समय फालतू जाया कर रहा हूं। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर, साझा और मतलब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं और इस अपने चैनल पे सारे लेवल के RS मेंस तक के सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाऊँगा। हाँ, बेशक उसमें समय लगेगा, बेशक उसमें आपको कभी झुंझलाहट महसूस होगी, पर फिर भी अपना काम अनवरत जारी रहेगा। और धीरे धीरे आपका, जैसे कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, आप भी रिट के एग्ज़ाम के लिए वेट कर ही रहे हो, और एग्ज़ाम दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर नौकरी लगेगी, फिर पोस्टिंग होगी, फिर पहली कमाई आएगी, फिर माँ बाप को दोगे, और इस तरह से आप एक सरकारी अध्यापक बनोगे। तो समय तो लगेगा ना। तो वैसे वैसे इस चैनल को भी ग्रो अप करने में आपका सहयोग चाहता हूँ, और समय के साथ साथ हम सारी चीज़ इस पर अवेलेबल अलग अलग फॉर्मेट में कराएंगे मतलब। तो सुनने के लिए अभी तो थैंक यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। तो एक तो पॉइंट अपने को यहीं से मिल गया। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 164, मतलब 164 इसके सदस्य राष्ट्र हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 52, चलया समिति के गठन का उद्देश्य था, मतलब कि इसका क्या उद्देश्य था, मेन टारगेट? ध्यान रखना, काले धन की समाप्ति, मतलब काले धन की समाप्ति इस समिति का मेन काले धन की समाप्ति उद्देश्य था मतलब, ठीक है ना, समाप्ति। अब क्वेश्चन नंबर 53, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ध्यान रखना, सबसे कम यानी केरल, ठीक है, तो कम यानी केरल में सबसे कम है मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई थी, मतलब मतलब किन के लिए की गई थी? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है हस्तशिल्पियों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए मतलब, ठीक है, हस्तशिल्पियों के लिए, यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ बढ़ते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो मतलब ध्यान रखना, अपना बढ़िया एकदम अच्छा सा स्थान है भाई, 94, मतलब ठीक है ना। तो बढ़िया, अपन हमेशा ऐसे भूखे नहीं रहते हैं मतलब वैसे ख़राब है स्थान, लेकिन फिर भी जो है वो ये है 94, ठीक है ना। वैसे मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कभी, तब उसमें सारे सीरीज के ही, या ये जो सारे जो सूचकांक के ही क्वेश्चन आंसर होंगे मतलब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन या किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ध्यान रखना, ये 101वें संविधान संशोधन GST अधिनियम के तहत किया गया था मतलब, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, अनिवार्य है मतलब, कितने रुपये का? मतलब तो ध्यान रखना 115 करोड़ रुपये का ये जो अपना स्वर्ण कोष है हमेशा रहना चाहिए मतलब, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 58 की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, मतलब माफी चाहता हूँ, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, तो ये इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा M1। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखना, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी मतलब। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि राजकोषीय घाटे में से किससे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर, उससे पहले चैनल को पुनः अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और मेरे चैनल पर आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए। आप सब लोगों को सफलता के लिए ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं मतलब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ब्याज भुगतान को घटाने पर, प्राथमिक ब्याज भुगतान को घटाने पर हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ठीक है। चैनल को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी आवाज़, कभी कभी माहौल, कभी कभी मूड अलग सा होता है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे मूड और अच्छी वाणी और अच्छी आवाज़ के साथ मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, और आपकी तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं।